हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 106 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब चाहे आप इसको दिसंबर के बाद देख रहे हैं, यानी कि 2025 जून वाले एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो जब मैं बना रहा हूँ इसको, या दिसंबर में, या 2026 में, 27 में, जब भी आप देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए अच्छे होने वाले, हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि मैं कम क्वेश्चंस कराता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने लिख दिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है PHIC 106, कुछ ऐसा आपको दिखेगा इंग्लिश में, और हिंदी में भी एक झलक देख लो। ऐसा हिंदी में दिखता है ये। ठीक है, 100 मार्क्स 3 घंटे होते हैं आपके पास। इसको बोलते हैं आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1। ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट भी होगा इसका, वो आपको अगले साल मिलेगा देखने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ से मैंने उठाए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में सामाजिक संस्थाओं पर नोट लिखिए। ठीक है, तो प्रारंभिक जो बेसिकली वेस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी बात कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज की, कि उस उनकी जो शुरुआत हुई आधुनिकरण की, तो उसमें जो समाज था और जो संस्थाएं थी, उस पर एक आपको नोट लिखना है। मैं नोट छोड़ो, आप पहले बताना होगा हमें कि है क्या ये, है ना। वो मेन चीज़ ज़्यादा वो है कि इसका मतलब पता होना चाहिए हमें। तो मैं आपको यहाँ पे मतलब बताऊंगा अभी इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और उसके बाद आपको नोट लिखना है, जो भी वो बोले आप लिख सकते हो इजीली। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम, यानी कि ये बात कर रहा है यूरोप की, हमें पता है। और ये डेट जो है आपको याद रखनी है, 1500 से लेके 1800 सदी में। ठीक है, ईस्वी में। एक परिवर्तनकालीन समय था ये, हमें पता है कि यूरोप के लिए बहुत ही चेंजिंग वाला समय था, जिसमें कि यूरोप के जो लोग थे वो मतलब प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे एक दूसरे से, मतलब अदर यूरोपियन कंट्रीज जो थी। अब जैसे कि इंग्लैंड भी यूरोपियन कंट्री है, पुर्तगीज भी इंग्लैंड कंट्री है, सॉरी यूरोपियन कंट्री है। और वहाँ पे इटली भी है, और भी बहुत सारी, जर्मनी भी है ना, बहुत सारी कंट्रीज है आसपास में। तो उन लोगों के बीच में जो है एक कंपटीशन था कि सबसे पहले कौन अमीर बनेगा। ठीक है, तो वो परिवर्तनकाली बोल रहे हैं इसको, जिसमें सामंतवाद का अंत हुआ। सामंतवाद मतलब जिसमें कि सिर्फ एक राजा होता है और बाकी सब लोग उसके बेसिकली लोग होते हैं जिनके लिए वो काम करता है। मतलब केंद्र के शासित होता है ये, राजा का शासन होता है, ऐसा समझो आप। विभिन्न संस्थाओं का विकास होता है यहाँ पे। अलग अलग संस्थाएं आई निकल के, जैसे कि गवर्नमेंट होती है तो उसको संस्था बोलते हैं, नहीं कि भाई इसमें ये वाला काम होगा उसमें वो वाला काम होगा। जैसे कि अलग अलग संस्था है इंडिया में भी, ठीक है, जो काम करती है हमारे लिए। तो उसी को संस्था कह रहा है कि अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का विकास हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा था सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछ रहा था। ठीक है, कि भाई समाज कैसा था उस समय का यूरोप का। तो समाज की मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई समाज में बात करें तो 3 स्टेट थे समाज के अंदर। एक था प्रथम, यानी कि जो पादरी वगैरह होते थे उनको सबसे पहले टॉप पे रखा जाता था, नहीं कि जैसे कि इंडिया में था ना, ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे, वैसे ही यहाँ पे पादरी। सेकंड नंबर पे है राजा, यानी कि जो कुलीन वर्ग है उसको राजा बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपके आम जनता। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स में जो है देश बटा हुआ था हमारा। एक तरीके से जो इस लेवल था वो 4 थे, आपको पता है कि भाई ब्राह्मण है, फिर क्षेत्रीय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। ठीक है, इनके यहाँ पे 3 है लेवल, राइट। उसके बाद सामाजिक गतिशीलता, यानी कि समाज में जो चेंजेस होते हैं ना, जो बदलाव आता है, तो उसको सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। कि इस समय जो समाज था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, कुछ ना कुछ बदलाव उसमें आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि थ्योरीज आ रही थी नई नई निकल निकल के कि भाई जो जैसे कि पृथ्वी है, पहले लोग बोलते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन जब इन्होंने सर्च किया, खोजबीन करी, तो इनको पता चला, मतलब उस समय जागरण जो उदय हुआ, दिमाग लोगों का जागा, तो उनको पता चला कि जो सूर्य है वो कई जगह रहता है, लेकिन पृथ्वी चक्कर लगाते सूर्य के, ना कि सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाते, क्योंकि सूर्य बड़ा है पृथ्वी से। तो मतलब ये धारणा पैदा हुई, उनको लोगों को पता चला कि ये सच्चाई क्या है। ठीक है, उसके अलावा हाँ, पापा की चलती थी वहाँ पे भी, उन समय भी उनका जो देश था यूरोप में भी, तो उनमें भी फादर जो है, ये जो मेल थे उनकी सत्ता थी। शहरीकरण हुआ लोगों में, और मध्य जो है, एक मध्य जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनका उदय हुआ। उससे पहले जो है सिर्फ एक अमीर होता है राजा, और फिर गरीब होते हैं प्रजा। तो ये दो लोग थे। फिर बाद में जब उजागर हुआ, जब चीज़ें बदली, तो पता चला कि एक मिडिल क्लास भी होता है जो कि बीच में अटका हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग और हम लोग। तो ये उस समय आया कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास का।
उसके अलावा संस्था की बात करें तो संस्था भी बहुत सारी थी, जैसे कि राज्य एक अलग संस्था है, ठीक है। इसमें केंद्रीकृत राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, मतलब राज्य जो है वो सेंट्रलाइज हो गया, पावर किसी के हाथ में है, और कुछ बटी हुई पावर्स हैं, ठीक है, किसी किसी के पास, जैसे नौकरशाही के पास कुछ पावर्स होंगी, ठीक है, और कुछ सारी जो चीज़ें होंगी वो कानून के अकॉर्डिंग चलेगी, जो लिखा हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम होता है इंडिया में, वैसी ही चीज़ें वहाँ पे पैदा हुई। शहरी संस्थाओं की बात करें तो पैसे लेकर नागरिकता देना ये भी शुरू हुआ, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोई जगह है जो कि बहुत ही पॉश एरिया, जैसे कि हम बोलते हैं इंडिया में कि पॉश एरिया में अगर हम जगह लेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा रहता है, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां होती है वो काफ़ी अच्छा व्यवहार करती हैं और काफ़ी मतलब आगे बढ़ पाती है। तो यही मतलब सिटीजनशिप देना पैसे लेके। चर्च की बात की जाए तो चर्च को सुधारा गया, उसके जो नियम कानून थे, जो पहले अंधविश्वास था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, और शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया गया, शिक्षा में लॉयर्स लाए गए, मतलब लॉयर बने लोग पढ़ के, उसके बाद डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, टीचर बने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूरोप में आपको देखने को मिली। अन्य में क्या है, परिवार भी एक संस्था होती है, आपको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे है तो सोशियोलॉजी का टॉपिक, लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो परिवार है एक संस्था होती है, ठीक है। कम्युनिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। धार्मिक और कानूनी प्रणाली, यानी कि ये भी एक संस्था के रूप में बोल सकते हो आप। धर्म भी एक संस्था होती है, ठीक है, एक एक स्कूल के तरीके से समझ सकते हैं आप इसको। धर्म एक स्कूल है, ठीक है, जो आपको सिखाता है आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, कब क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन है, उन उद्देश्यों की चर्चा करें जिन्हें 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपियों को यात्रियों के लिए यात्राओं के लिए प्रेरित किया। हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, क्यों? क्योंकि आप यूरोप के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेजन की जब हम बात करते हैं कि भारत आए यूरोपियंस, तो क्या ऐसी क्या रीजंस थे कि वो भारत आने के लिए मजबूर हुए, या भारत के अलावा और भी जो कंट्रीज में वो गए, तो वो क्यों गए? क्या-क्या रीज़न्स थे? अमेरिका में भी गए थे वो, आपको पता हो तो। अमेरिका भी पहले इनके अधीन था, फिर वो आज़ाद हो गया था बाद में बेशक। ऐसे ही चाइना में भी गए होंगे ये लोग। चाइना में भी उन्होंने राज किया दबा के, अफ़गानिस्तान पे भी राज किया, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ थी कोई छोड़ी नहीं इन लोगों ने। तो क्या रीज़न्स थे कि वो अपने मतलब ऐसे मतलब जगह-जगह पे जाके लोगों को लूट रहे हैं, तो क्या मतलब क्या प्रेरणा थी उनके लिए? तो उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले तो बात करते हैं, तो उद्देश्य में नए व्यापार मार्ग की खोज करना था उनको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ गया इन लोगों के बीच में कि कौन पहले अमीर बनेगा, है ना? नई-नई खोजें की गई इनके द्वारा, नई-नई चीज़ें खोज किया गया, कंपास जो होता है ना, जो जगह का मतलब जो लोकेशन बता रही होते हैं, वो खोजा, मानचित्र बनाए इन लोगों ने जो है जगहों के कि भाई ऐसे जाना है, वैसे जाना है। क्योंकि गाड़ी से जाना बहुत मुश्किल था उस समय, क्योंकि राजा-महाराजाओं का समय था उस समय, और लूट-पाट का भी डर था इनको, मारने मरने का भी डर था, तो समुद्र के रास्ते से जो है ये इन्होंने रास्ता ढूँढा जगहों का। मसाले जो है उनकी माँग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे यूरोप में, आपको पता है ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो जो मीट है ना वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, बन मतलब सड़ता तो नहीं है, पर उसमें स्वाद नहीं आता, मतलब फ्रेशनेस जब क्योंकि जब वो मीट फ्रेश होगा तो उसमें स्वाद आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो उसमें स्वाद पैदा करने के लिए इन लोगों ने मसालों की खोज करने के लिए भी जो है ये अपने देश को छोड़ के जो है, मतलब अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ के भागे वहाँ से कि भाई देखो कहीं और तो कुछ तो नहीं है। तो इन्होंने भारत की खोज की और भी देशों की खोज की, तो ऐसे ही इन्होंने जो है सिलसिला शुरू हुआ। नई संसाधन और कृषि अवसर, ठीक है, मतलब नए-नए रिसोर्सेज़ की खोज की ऑब्वियसली। एकाधिकार को जो है तोड़ा इन्होंने चीज़ों को लेके, जैसे कि कोई एक जैसे कि इंग्लैंड है ना? जिन लोगों ने हम पे जो है राज किया, तो इंग्लैंड के लोग सबसे पहले भागे निकल के, है ना? ढूँढने के लिए। तो इंग्लैंड को देखा इन लोगों ने कि भाई ये तो प्रॉफ़िट कमा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। यूरोपियन के इसके जो और कंट्रीज़ थी, जर्मनी हो गई, आपका पुर्तगालीज़ हो गए जो इंडिया में भी आए थे, डचेस जो आए थे। तो इन लोगों ने भी देखा तो ये भी भारत पहुँच गए, ठीक है। भारत के अलावा ये लोग जो है और भी जो इंडोनेशिया वगैरह जो शहर है, सुमात्रा, यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे मिलते थे तो उस चक्कर में भागे। ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भी जो है इनका एक बहुत बड़ा रीज़न था, और जो इस्लाम है इसका विरोध करना था इनको बड़े स्तर पे। बहुमूल्य धातु की खोज करनी थी इनको, अन्य यूरोपियों से प्रतिस्पर्धा करनी थी। इनका आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में, ठीक है? मतलब 2-2 3-3 लाइन में लिख-लिख के आपको काम कर देना है, आपका काम हो जाएगा। इनको जो मैंने लिखा है ना, ये पॉइंट्स आपको याद कराने के लिए लिखे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है मुझे बस समझाना है आपको। याद हो जाए आपको, एग्ज़ाम में आप लिख के आ जाएँ अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात करें तो मतलब अपने जो देश है उसको भी उनको आगे लेके जाना था,
एक तरीके से वैज्ञानिक जिज्ञासा थी इनके अंदर कि भाई देखते हैं कि क्या है अपने देश से बाहर निकल के। सामाजिक जो है गतिशीलता थी इनके अंदर। और और इसके अलावा खोजकर्ताओं के लिए जो है प्रसिद्धि हासिल करने का एक चांस था इनके पास कि भाई देखो वास्को डी गामा तो गए हैं, हम भी जाते हैं और हम भी जो है अपने फेवरेट हो जाते हैं किसी के, हमको भी लोग पढ़ेंगे कि भाई कैसे किसने किसी देश की खोज की। तो इसलिए भी जो है ये लोग भागे। और सक्षम करने वाले कारण मतलब जो रीजंस थे जिसकी वजह से ये यूरोपियन सक्षम हुए अपने कामों में, सबसे पहले तो जहाज इनके पास था पानी में चलने वाला, तो इसलिए। और नेविगेशन प्रणाली थी इनके पास कि भाई जैसे कि कंपास नहीं होता कि तो नॉर्थ वेस्ट क्या है वो देखना बड़ा इजी रहता इनके लिए। और मानचित्र कला थी इनके पास, यानी कि मैप्स बना के जो है ये लोग चीज़ों को करते थे कि भाई जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ का मैप ड्रॉ कर लिया, और फिर इनको रास्ता याद रहता था कि भाई इसके इससे ऐसे जाना है और यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। और यही है इसके अंदर। उसके अलावा सेकंड थर्ड क्वेश्चन है आपका पुनर्जागरण। हाँ, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण काल के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक तो उपलब्धि पूछ रहा है, ठीक है, और एक पूछ रहा है पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है ना ये कहाँ हुआ? यूरोप में। हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में हुआ होगा, ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है। इसको बोलते हैं, इसको इस शब्द का अर्थ जो है वो है पुनर्जन्म, यानी कि दोबारा से उनका जन्म हुआ हो, जैसे कि पहले वो मरे हुए हों और बस बातें मान रहे हैं और फिर जन्म हुआ एक, जैसे कि हमारा जैसे हुआ, हम लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया, तो मार के भगाने से पहले हमारा एक तरीके से दोबारा से जन्म हुआ होगा, हमारे में जागरूकता पैदा हुई होगी। तो ये जो जागरूकता है ना, इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम तर्क शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, हम डिबेट कर पाते हैं, डिस्कशन कर पाते हैं, हम चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, ठीक है। सिंपल सा शब्द है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि भाई इतना भारी शब्द है, कैसे इससे याद करेंगे इसको। तो कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मैंने बाकी लिख रखा है, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं आपके पास, कुछ नया-नया तरीका आता है चीज़ों को करने का, इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, ठीक है। बस नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? पुनर्जागरण काल के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, हाँ, उपलब्धियों के बारे में पूछ रहा है कि क्या-क्या उपलब्धियाँ हमने हासिल की, हमने नहीं, यूरोपियंस ने, ठीक है। तो उपलब्धियों की बात करें तो खगोल विज्ञान के अंदर आपको देखो इन्होंने खोजबीन की काफ़ी ज़्यादा। खगोल मतलब रिसर्च करना इस तरीके से चीज़ों के बारे में कि भई क्या कैसे हुआ? जैसे कि हम कहते हैं कि सूर्य जो है पहले पृथ्वी के चक्कर लगाता था। ऐसे मतलब धारणा है, हम जब कार्टून वगैरह देखते थे तब भी वहाँ पे जो है भगवान वगैरह के जो कार्टून थे, वो भी हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो उसमें भी हमें ऐसे ही बताया जाता कि सूर्य देवता जो है वो चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस एक धारणा थी, बनाई गई थी लोगों के द्वारा। उनको खुद नहीं पता था कि क्या है सच्चाई। तो इन लोगों ने सर्च किया तो उनको पता चला कि जो सूर्य है, एक जगह रहता है, सेंटर में रहता है। बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, मतलब जितने भी ग्रह हैं, वो सभी चक्कर लगाते हैं सूर्य के। तो सूर्य सबसे बड़ा है, मतलब पृथ्वी फिर सूर्य के चक्कर लगाना शुरू कर दिया उस समय से। तो ये जो धारणा थी जो पहले बनी हुई थी वो बदल गई। ये एक खगोल विज्ञान में आया। अंकशास्त्र के अंदर मतलब गणित वगैरह जो है, रीज़निंग वगैरह ये शुरू की गई इंजीनियर में, आर्ट्स वगैरह को लाया गया, खगोल शास्त्र। और शारीरिक जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो पहले धारणा गलत बनी हुई थी कि भाई ऐसा शरीर में ये होता है, वो होता है, तो वो सबको हटाया गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर जो है नॉर्मली बनाया हुआ है और एक प्राकृतिक देन है, ठीक है। उसके अलावा आविष्कार किए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, नेविगेशन जो प्रणाली थी वो आई वॉचेस जो होते हैं, जो घड़ियाँ हैं वो बनाई गई इनके द्वारा। काफ़ी बड़े-बड़े जो है काम इन्होंने किए, जब इनके दिमाग खुला, ठीक है, आइडिया आया इन लोगों को, तो इन्होंने जो है बल्ब भी बनाया होगा। तो मतलब वो सब एक एग्जांपल है। तो इतना ही मैंने आपको कराया आज। मैं आपको बस ये चाह रहा था कि आप एक बार मेरी वीडियो को देखो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे तो मैं क्या बनाऊँ, क्यों बनाऊँ? मैं चाह रहा था कि अगर वीडियो देखने लगेंगे लोग तो मैं दोबारा बना दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वैसे एग्ज़ाम इसका कल है, मैं आज डाल दूँगा आपको। 2 बज रहे हैं, अभी ढाई बज रहे हैं, सॉरी। तो ढाई बज रहे हैं तो एडिट करने में टाइम लग जाएगा, तो 4-5 बजे तक जो है वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।